तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था आज से करीब 7 साल पहले। ये निर्भया के 2 साल के बाद की बात है, जब किसी का रेप हुआ और निर्भया जैसी उसने दम नहीं तोड़ा, जिंदा थी। और निर्भया ही जैसा ब्रूटल, उसी तरीके से दरिंदगी उसके साथ। और तब अदालत ने विक्टिम के जिंदा होते हुए भी 3 लोगों को सजाए मौत दी थी, फांसी। ये पहला केस था इस देश में, एक नजीर था। क्योंकि अब तक ये मान के चलते हम रेप के लिए तो फांसी होगी नहीं, रेप के लिए सजाए मौत मिलेगी नहीं। रेप के साथ अगर मर्डर हो जाता है तो ठीक है, जैसे निर्भया का हुआ कि निर्भया की जान चली गई। लेकिन एक लड़की जो रेप के बाद जिंदा है और उसके रेप के इल्जाम में 3 लोगों को एक साथ फांसी की सजा और एक को उम्र कैद, तो ये अपने आप में एक नजीर था। 2014 में मुंबई के सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज यानी 25 नवंबर 2021 सेशन कोर्ट के उस फैसले के 7 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया इसी केस पर। इस फैसले को चैलेंज किया था आरोपियों ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सजाए मौत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये लोग समाज में घुल मिलकर रहने के लायक नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं। और इन दोनों को एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रेप के मामले में सजाए मौत मिली। एक ही जगह पर एक ही तरीके से 2 अलग अलग लड़कियों के साथ इन्होंने रेप किया था। और इसीलिए अदालत ने माना कि ये इनका पहला जुर्म नहीं है, इससे पहले भी जुर्म कर चुके हैं और ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो जब सुधरने वाले नहीं है तो फिर खतरनाक है ये सोसाइटी के लिए, महिलाओं के लिए, इसलिए इनका मर जाना ठीक है। ये कहते हुए सेशन कोर्ट ने 3 को फांसी की सजा दी थी, एक को उम्र कैद, एक नाबालिग था इसलिए उसको 3 साल की सजा हुई। आज 25 नवंबर 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 3 जिन लोगों को फांसी हुई थी उस फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि इन तीनों ने जो जुर्म किया उसके लिए इनको पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप करने के लिए जरूरी है कि ये जिंदा रहें, जेल में सड़ें, समाज से कटकर रहें और अपने गुनाहों का हिसाब गिनें। और इसीलिए इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। यह आज बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था। ये जो दोनों रेप थे अपने ज़माने में सुर्खियों में थे, इसलिए कि जस्ट कुछ वक्त पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद निर्भया 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और लगभग 8 या 9 महीने के बाद मुंबई में शक्ति मिल गैंगरेप के नाम से ये मशहूर हुआ था। इसी नाम से लोग जानते हैं इस इंसिडेंट को, बल्कि यहाँ मशहूर शब्द गलत है क्योंकि ये बहुत ही हैवानियत वाली चीज़ थी, तो कुख्यात कह सकते हैं हमें। शक्ति मिल गैंगरेप, उसी के ऊपर यह फैसला था। बहुत सारे लोगों ने बहुत वक्त से कहा था कि आज फैसला भी आ गया है, तो आप इसकी डिटेल बताएं। शक्ति मिल एक पुराना मिल मुंबई में, आपको पता है मिलों का जाल हुआ करता था। वहीं से ये जो बहुत सारे जो मजदूर नेता, मजदूर आंदोलन, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, शुरुआत हुई। तो उन्हीं में से एक ज़माने में कभी आबाद रहने वाला शक्ति मिल, धीरे धीरे शक्ति मिल बंद हो गया। ये साउथ मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है शक्ति मिल, और मुझे जाने का मौका मिला 1-2 बार, खासतौर पर इस इंसिडेंट के बाद। तो वहाँ पर आमतौर पर सन्नाटा रहता है और इस सुनसान और खाली शक्ति मिल का इस्तेमाल जो ड्रग एडिक्ट है, नशे के लिए, आवारगी के लिए, आवारागर्दी के लिए, शराब पीने के लिए चुपचाप छुप कर इस मिल का इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमन शक्ति मिल सन्नाटे में डूबा होता है, आम लोग जाते नहीं हैं। क्राइम करने के लिए एक मतलब आप ये समझिए कि वो जगह है जहां पे क्रिमिनल को खतरा ना हो। इसी शक्ति मिल में 22 अगस्त 2013, 22 अगस्त 2013 को मुंबई की एक इंग्लिश मैगजीन में एक फोटो जर्नलिस्ट थी, करीब 22-23 साल उम्र। फोटो जर्नलिस्ट बेहद होनहार, उसको एक असाइनमेंट मिला और वो अपने असाइनमेंट के लिए उसे कुछ तस्वीरें चाहिए थी और उन तस्वीरों का उजड़े और इस तरह से बयाबान और उन चीज़ों से ताल्लुक था उस स्टोरी का। तो ये अपने एक मेल साथी के साथ शाम करीब 5 बजे 22 अगस्त 2013 को शक्ति मिल पहुंचती है। शक्ति मिल जाने के बाद वो फोटो जर्नलिस्ट फोटो खींचना शुरू करती है अंदर। तभी करीब 5 लोग आते हैं उसके आसपास और वो उससे पूछते हैं कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं। फोटो जर्नलिस्ट उसके साथी को मालूम नहीं था ये कौन लोग हैं,
लेकिन जब वो टोकते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये इस मिल के रख रखाव और उसके जिम्मेदार होंगे। तो कहता नहीं, ये फ़ोटो खींचना मना है। और ये करते करते कहता है आपने जो खींचा है वो आप कैमरे से सब रील निकालिए। और बात करते करते तो वो कहती है कि भाई आपका जो भी सीनियर उससे बात कराए। वो पता नहीं था उस फोटो जर्नलिस्ट और उसके साथी को कि ये लोग यूं ही आवारगी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी बहाने से वो मिल के अंदर सन्नाटे में कोने में ले जाता है। वहां ले जाने के बाद अचानक वो पांचों अपना रंग दिखाते हैं। लड़के को बंधक बना लेते हैं, उसी के बेल्ट से और बाकी चीज़ों से बांध देते हैं। बियर की बोतल तोड़ते हैं, उसके गले पे रखते हैं और कहते हैं तुम चीखो चिल्लाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। और इसके बाद उस लड़की को उसके मेल साथी से दूसरे कोने में ले जाते हैं। अब मेल साथी को कुछ मालूम नहीं कि उसकी कुलीग के साथ क्या हो रहा है। वहां ले जाने के बाद बियर की टूटी हुई बोतल गले पर रखकर, ताकि वो शोर न मचाए, हेल्प के लिए चीखे चिल्लाए नहीं, और फिर उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद, बल्कि गैंग रेप, वो वापस आते हैं उस लड़की को लेकर उसके साथी के पास। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी बताया बाहर जाकर तो अच्छा नहीं होगा। और लड़की से कहते हैं कि हमने तुम्हारा कुछ फोटो खींच लिया मोबाइल पे, तो हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। इसके बाद वो लड़के और लड़की को लेकर अपने साथ मिल से के पास ही एक रेलवे ट्रैक है, वहां पे ले जाते हैं। तब तक करीब 7:15 बजे का वक्त हो गया था और 5 बजे इन लोगों ने एंट्री मारी थी, तो करीब 2 घंटे बीत चुके थे। 7:15 बजे रेलवे ट्रैक के पास उस फोटो जर्नलिस्ट और उसके दोस्त को खड़ा कर ये पांचों कहते हैं कि तुम यहीं रुको, शोर मत मचाना, हम अभी आते हैं। और पांचों वहां से भाग जाते हैं। लड़का लड़की थोड़ी देर तक वेट करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि लोग चले गए। तब ये वहां से रेलवे ट्रैक से निकलते हैं। रेलवे ट्रैक से निकलकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और तब लड़की अपने मेल कुलीग को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो कहती है इन 5 लोगों ने मेरे साथ 6 बार रेप किया और ऐसी दरिंदगी की कि मैं बता नहीं सकती। फिर उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मेल कुलीग घबरा जाता है, वो अपने बॉस को फ़ोन करता है, बताता है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तब तक ये टैक्सी पकड़ता है क्योंकि लड़की की हालत अब ठीक नहीं थी। और पकड़ने के बाद पेडर रोड जसलोक हॉस्पिटल ले जाता है। जसलोक हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ लड़की का इलाज होता है, ब्लीडिंग हो रही थी। तब तक बॉस और बाकी लोगों को खबर मिल गई और फिर उसका इलाज शुरू होता है। 27 अगस्त को ऊपर वाले का क्रम था कि इस लड़की को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो बच गई थी, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले लड़की पुलिस को हॉस्पिटल में ही बयान देती है और बाकायदा मीडिया में एक बयान देती है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और वो कहती है अपने बयान में कुल मिलाकर कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं दुआ करती हूँ कि इस देश या दुनिया की किसी भी महिला या लड़की के साथ ऐसा ना हो। जो दरिंदगी मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ ना हो। जो तकलीफ, जो जख्म झेला है वो कोई और लड़की या महिला ना झेले। उसने कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ सजा मिले, लेकिन इस रेप के बाद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, मैं लड़ूंगी। फिर उसने ये कहा कि मुझे अपने पेशे से बहुत प्यार है, मैं लड़ाई रखूंगी, उन्हें सजा दिलाऊंगी और जल्द से जल्द मैं अपनी ड्यूटी पे लौटना भी चाहती हूँ। जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर बयान देकर अपनी ख्वाहिश बता रही है कि वो हारेगी नहीं, वो मरेगी नहीं, वो डरेगी नहीं, वो घबराएगी नहीं, शर्माएगी नहीं, बल्कि लड़ेगी और वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी। अब तब तक मीडिया में भी बयान आया एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ। इधर 8 महीने पहले तक निर्भया को लेकर पूरा देश गुस्से में था, तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के अलग अलग लोगों को मिलाकर 20 टीमें बनाई गई अब इस फोटो जर्नलिस्ट के रेपिस्ट को पकड़ने के लिए। 16 पुलिस स्टेशन के लोग इसमें शामिल किए गए। 24 घंटे। और मुंबई में, चूंकि मुंबई को कहा जाता है महिलाओं के प्रति खासतौर पर दिल्ली के मुकाबले कि बहुत सेफ है, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। मुंबई में रात को भी लड़कियां अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, लोकल में भी, बस में भी, अपनी गाड़ियों से भी। वहाँ उन्हें डर नहीं होता है। और मुंबई की कई एक चेहरा था, उस चेहरे पे दाग लगा इस 22 अगस्त 2013 के इंसिडेंट में। और मुंबई के लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके शहर पे ऐसे बदनामी का एक दाग लगा है। पुलिस को भी इस बात का एहसास था। 20 टीमें स्पेशल बनाई गई पुलिस की। लड़की के बयान के 65 आवर्स अंदर अंदर, 65 घंटे के अंदर अंदर करीब 100 लोगों को उठाया गया। उसके बाद उनमें से उन 5 की शिनाख्त हुई, जो 5
इस दरिंदगी के शिकार थे। इन पांचों को पकड़ने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। 22 अगस्त का यह इंसिडेंट था। करीब करीब 12-13 दिन बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है। तारीख थी 3 सितंबर। 3 सितंबर को एक लड़की पुलिस को बताती है कि शक्ति मिल में जिस फोटो जर्नलिस्ट के साथ ये कुछ 5 लड़कों ने किया, सेम मेरे साथ ये हो चुका है। और 31 जुलाई को, यानी फोटो जर्नलिस्ट के रेप से, गैंग रेप से 22 दिन पहले उसी शक्ति मिल में इन्हीं 5 लड़कों ने एक और लड़की का गैंग रेप किया था। और ये लड़की एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम थी और वहीं पे टेलीफोन ऑपरेटर थी। इस लड़की ने बताया कि 31 जुलाई को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शक्ति मिल गई थी। शक्ति मिल जाने के बाद वहां 5 लोग मिले, उन्होंने पकड़ा और सेम यही मोडस ऑपरेंडी था उनका। उसके बॉयफ्रेंड को उन्होंने उसी के बेल्ट और बाकी चीज़ों से बांधा, बियर की टूटी हुई बोतल गले पे रखी, लड़के को अलग रखा, लड़की को अलग ले गए, बियर की टूटी बोतल से लड़की के को भी धमकी दी और फिर उसके बाद उसके साथ बारी बारी से रेप किया। फिर धमकी दी सेम कि तुम्हारी फोटो खींच लिए, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। इसके बाद फिर उसे भी ट्रैक पर छोड़कर चले गए, सेम एकदम वैसे ही जैसे 22 अगस्त को हुआ था। लड़की और उसका दोस्त घबरा गए, उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। बदनामी का भी डर था, जान का भी डर था। वो दोनों इतने घबराए कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी लड़की, अगले ही दिन मुंबई छोड़कर छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है। लेकिन जब शक्ति मिल 22 अगस्त के इंसिडेंट की कहानी वो पढ़ती है अखबारों में, तो उसे लगता है कि उसे भी आवाज़ उठानी चाहिए। और तब वो 3 सितंबर को पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद पुलिस उसका स्टेटमेंट लेती है। फिर बाकायदा उन 5 की शिनाख्त करवाई जाती है और ये 5, इनमें से 4 लगभग वही थे, 4 वही थे हूबहू जिन्होंने उसके साथ रेप किया था, उस फोटो जर्नलिस्ट के साथ। जो 5 लोग थे उनके नाम है सिराज रहमान खान, विजय मोहन जाधव, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और एक उस वक्त था बाबू जो नाबालिग था। जिस टेलीफोन ऑपरेटर के साथ रेप हुआ, ये मैं आपको 5 उन लोगों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने फोटो जर्नलिस्ट के साथ रेप किया था। फिर से बताता हूं, सिराज रहमान खान, विजय मोहन जाधव, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और बाबू। टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जिन 5 लोगों ने रेप किया था उनके नाम है मोहम्मद अशफाक शेख, विजय मोहन जाधव, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और एक जे। ये उस वक्त नाबालिग था। तो इन 2 गैंग रेप में 2 लोग नाबालिग थे। अदालत ने इन दोनों को मैक्सिमम 3-3 साल की सजा दी और इन्हें भेज दिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। 3 साल की सजा काट कर वो बाहर भी आ गए, अब कहीं इसी माहौल में होंगे। लेकिन जो बाकी इसमें 4 लोग थे, उन 4 में खास बात ये थी कि 4 ने पहले रेप किया था 31 जुलाई को और फिर 22 अगस्त को। और इसीलिए जब कोर्ट में, ये सेशन कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और एक को उम्र कैद। उम्र कैद इसलिए कि जिस शख्स को उम्र कैद सुनाई वो एक तरह से अप्रूवर बन गया था, क्योंकि पुलिस के पास और भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उस सबूत को जुटाने के लिए एक किसी वादा माफ गवाह की जरूरत थी, लेकिन यहां वादा माफ गवाह वाली बात नहीं थी, उसकी सजा थोड़ी कम होनी थी। तो और उसमें यह भी था कि ये एक जो शख्स था, ये दोनों जुर्म में शामिल नहीं था, बल्कि उसमें एक में था। तो जो दोनों रेप, गैंग रेप में शामिल थे, 3 नाम, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और विजय मोहन जाधव, इनको सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी, फांसी की सजा। सिराज रहमान को उम्र कैद की सजा दी और यही सजा सेम उस टेलीफोन ऑपरेटर के लिए दिया गया। फांसी की सजा उसके लिए भी मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और विजय मोहन जाधव, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। और इसकी वजह यह थी कि एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार दोहराया। और अदालत का यह मानना था कि जो शख्स बार बार क्राइम को रिपीट करता है, इसका मतलब है आदतन अपराधी है, सुधरने लायक है नहीं, समाज में रहने लायक नहीं है, समाज के लिए खतरनाक है, और इसीलिए इसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और सेशन कोर्ट ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छा फैसला दिया था। लेकिन अफसोस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को आज पलट दिया, तीनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया।
मुझे लगता है हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और रेप के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 25% है। मतलब अगर 4 रेप के इंसिडेंट होते हैं तो एक ही को सजा मिलती है, 3 अदालत से बरी हो जाते हैं। ऐसे में चूंकि ये शक्ति मिल एक मुंबई के चेहरे पे भी बदनुमा दाग है, ये इंसिडेंट, सेशन हाईकोर्ट का जो फैसला था इन तीनों की फांसी का, ये एक नजीर साबित होता। शायद रेपिस्ट डरते, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर वही, हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम में होता है, निचली अदालत के फैसले को पलट कर फिर कम, ज्यादातर फांसी को उम्र कैद। यहां पे मुझे लगता है कि इस फांसी की सजा को बरकरार रखना चाहिए था। हालांकि अभी ये भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जो आज का फैसला है, मुंबई पुलिस इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और फिर से इनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी मांगेगी। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कम से कम जिस वजह से हमारा देश बदनाम है क्राइम अगेंस्ट विमेन, रेप को लेकर, उसमें ऐसे सख्त कदम, ऐसे सख्त फैसलों की जरूरत है। ये ना हो कि रेप हो और इतने इतने साल लग जाए, जैसे निर्भया में ही 7-7 साल आपको सिर्फ इंसाफ दिलाने में लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां भी आप ये देखें कि ये 13 में इंसिडेंट हुआ, 14 में सेशन कोर्ट ने साल भर के अंदर फैसला सुना दिया, फांसी की सजा दे दी। हाई कोर्ट को यह फैसला सुनाने में उसके 7 साल लगते हैं। सेम पहिया वैसे ही घूम रहा है जैसे निर्भया में हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुना दिया, लेकिन फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सारा का सारा वो मसला जो है वहीं पे आकर रुक जाता है। तो ये थी शक्ति मिल की कहानी, और अफसोसनाक